जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब में। आज हम फिजिक्स की क्लास करने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम की घड़ी नज़दीक आ चुकी है और आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद तरीके से कर रहे होंगे। और इसी तैयारी को हम इंक्रीज़ करने के लिए, इसका ग्राफ बढ़ाने के लिए आज हम क्लास लेकर आए हैं, क्लास 10 फिजिक्स की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 20 प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि आपके हर सब्जेक्ट में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, एमसीक्यू के तौर पे आने वाले हैं, और जिसमें आपको ओएमआर सीट यानी गोले पर भरने होते हैं। और 50 नंबर की जो आने वाली है वो क्या, थ्योरी पोर्शन आने वाला है, लिखने वाला कॉपी पे। 20 नंबर की आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 जो बचा है 50 नंबर का पेपर, यानी कि टोटल 70 का होने वाला है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होने वाला है। तो 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का जो बचा है वो आपका लिखने वाला पोर्शन होता है, थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा। तो ठीक है, 20 नंबर। अब बात करते हैं, आपने लिखने वाला तो पूरा कर लिया होगा, पढ़ने वाला, लेकिन 20 नंबर कैसे लिए जाएं बोर्ड एग्जाम से, वो डिपेंड करता है। 20 नंबर अहम बनने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने 20 ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो मात्र आपको 5 मिनट लगेंगे गोले भरने में और 20 नंबर आपके मुट्ठी में हो जाएंगे। तो हम 5 मिनट में 20 नंबर क्यों छोड़ दें। तो बच्चों, मात्र 5 मिनट में आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर लिखने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप सोचिए 5 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप 5 या 10 मिनट में लिख पाएंगे, और लिखेंगे भी। अगर थोड़ा भी मिस हो गया तो 5 में से आपको 4 नंबर मिल पाएंगे, पूरे नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, आपको मिल रहा है, अगर आ रहा है तो पूरा एक नंबर आपको मिल जाएगा। उसमें ना कोई कुछ कटने वाला है ना बढ़ने वाला है, तो पूरा एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो 20 जो क्वेश्चन हम कराएंगे एपिसोड 1 में। डेली आपके एपिसोड आएंगे। एक दिन सोमवार से स्टार्ट हो गया, आज 6 तारीख है, तो 6 तारीख से हमने नई शुरुआत कर दी है नई साल पे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 20 प्रश्न इस क्लास में कराए जाएंगे एपिसोड 1 में। ये एपिसोड 15 से 20 एपिसोड आने वाले हैं। 300 प्लस क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, 300 लगभग 300 क्वेश्चन करा देंगे। तो इससे आपके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ये गारंटी मेरी है। 20 नंबर आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको पता है एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का मिलने वाला है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपको पता है तो 1 नंबर आपका पक्का होने वाला है। एक भी क्वेश्चन नहीं करने वाला है, ठीक है। एक भी नंबर आपका नहीं करने वाला है। तो इस नाम हमने रखा है लक्ष्य सीरीज़। इस सीरीज़ का नाम ही हमने क्या रखा है, लक्ष्य सीरीज़ रखा है, क्योंकि हमें आपको अब आपके लक्ष्य तक पहुंचाना है। तो लक्ष्य सीरीज़ एकदम बेहतरीन नाम हमने डिसाइड किया है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी टेंशन हो आप साइड में रख दो और सारी टेंशन हमारे ऊपर डाल दो, क्योंकि अब मैंने आपका बेड़ा उठा लिया है। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या किया, अभी हिंदी 20 क्वेश्चन बहुत ही अहम है। जितने भी गद्य पद्य के हो गए, एकांकी संबंधित हो गए, जे लेखक हो गए हैं, और कौन सा भक्ति काल, आधुनिक काल, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। बस आपको क्या करना है, शाम 7 बजे आपको बिल्कुल मोबाइल खोल के बैठ जाना है, और 30 से 35 मिनट की क्लास होगी। मात्र 30 से 35 मिनट आपको देने हैं। आप अपने 20 दिन हमें दे दो और मैं आपकी पूरी दिशा चेंज कर दूंगा, रूपरेखा ही पूरी चेंज कर दूंगा। फिर आप देखना अपने आप में कि आप कितना डेवलप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बिना देरी किए, पता ही चल गया आपको, क्लास डेली शाम 7 बजे होनी है। 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं। एपिसोड 1 आपका आज लॉन्च कर दे रहा हूँ मैं। सब कुछ एक ही क्लास में कवर होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। और एक काम आप जरूर करके आना कि थोड़ा बहुत पढ़ के आया करें पहले। अगर आपको क्वेश्चन पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ठीक है। और जितने भी आपके सभी साथी हैं उनको और ज़रूर जोड़ लें, क्योंकि क्लास एकदम रामबाण साबित होने वाली है। बिल्कुल बहुत ही दिल खुश कर देगी आपकी क्लास। जब आप 15 एपिसोड ले लेंगे ना, तो आप देखेंगे हाँ, हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। लक्ष्य सीरीज नाम है, तो आपको लक्ष्य तक हम पहुँचा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप ज्वाइन कर लें। जो भी समस्या आएंगी तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ये भी आप देख लिया करें कि नहीं वाला पूछ रहा है कि हाँ वाला पूछ रहा है। यहाँ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें क्वेश्चन आ तो रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ने की वजह से हमारा क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन भले ही 1 मिनट ज़्यादा लग जाए लेकिन हमें क्वेश्चन बिल्कुल सही से पढ़ना है। कह रहा क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो लेंस बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो वो आपको जो नहीं किया जाता वही बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से फेंक के मारो उस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से। ऑप्शन ए जल है, ऑप्शन बी कांच है, ऑप्शन सी प्लास्टिक है और ऑप्शन डी है मिट्टी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से फेंक के मारो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में। और क्लास अभी तक नहीं शेयर की है, जल्दी से शेयर कर दो, उड़ा दो गर्दे उड़ा दो आज। तो पहला जवाब क्या है? जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक और ऑप्शन नंबर डी दिया है मिट्टी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं। तो लेंस बनाने में क्या क्या प्रयुक्त किया जाता है? देखो, जल भी प्रयोग होता है, कांच भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक भी प्रयोग होती है। तो जो नहीं होती वो क्या हो जाएगा? कहाँ? इसका जवाब मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा, जो क्या नहीं प्रयोग की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बिंब यानी कि प्रतिबिंब, बिंब का मतलब प्रतिबिंब, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी कि कह रहा है क्वेश्चन, जब प्रतिबिंब आभासी हो, बड़ा हो और वस्तु से कैसा हो? आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, यानी कि मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच। दूसरा कह रहा है वक्रता केंद्र C पर। तीसरा कहता है वक्रता केंद्र C से परे, यानी कि इससे हटके है। तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दर्पण के ध्रुव यानी कि P और मुख्य फोकस यानी कि F के बीच। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा जवाब हो जाएगा? अभी का चारों क्वेश्चन, वो चारों ऑप्शन छोड़ो। आया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण आया है तो क्वेश्चन को मारो गोली। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, वस्तु कहाँ रखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सारा निपटारा करते हैं। अब अवतल दर्पण आया तो अवतल दर्पण पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चारों ऑप्शन को अभी गोली मारते हैं और देखते हैं कि वस्तु 5 कंडीशन होती हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो 5 कंडीशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये इमेज मैं दिखाने वाला हूँ, आप लोग इस इमेज को देखिएगा, जरा गौर फरमाइए इस पे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। जब वस्तु, पहली कंडीशन होती है जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। और आकार कैसा होता है? उल्टा, छोटा और वास्तविक होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है, छोटा होता है और वास्तविक होता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, पहली स्टेप में। जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र C तथा अनंत पर रखी हो, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। और कैसे बनता है? उल्टा, छोटा, वस्तु वास्तविक बनता है। ठीक है, सेकंड है जब वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस के बीच बनता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है जब वक्रता केंद्र C पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब भी C पर बनता है, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो उसका, जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? मुख्य फोकस की। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। ठीक है, हमने क्या बताया? जब वस्तु पहले का अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र बनता है। और जब वस्तु मुख्य फोकस यानी कि F तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। और 5वां बनता है जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। देखो, पहला वाला लास्ट वाले का अपोजिट है, दूसरा वाला चौथे वाले का अपोजिट है और तीसरा वाला हमको याद करना पड़ेगा। वक्रता केंद्र C पर रखेंगे तो C पर ही बनेगा। और अगला लास्ट वाला पॉइंट है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। जब वस्तु
P और F के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, सीधा, बड़ा और आभासी बनता है। देखो ऊपर वाले 5 थे, उल्टा उसका बनेगा उल्टा और बड़ा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ऊपर वाले कितने थे, हाँ ऊपर वाले के बनेंगे, देखो पहले वाले का बनेगा उल्टा, छोटा, वास्तविक। दूसरे वाला बनेगा उल्टा, छोटा, वास्तविक। तीसरे वाला उल्टा, बराबर और वास्तविक बनेगा, ठीक है। चौथे वाले का हमने बताया था वक्रता केंद्र वाला, वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस वाला, इसका बनेगा उल्टा, बड़ा, वास्तविक। और पाँचवें वाले का बनेगा मुख्य फोकस वाला, उल्टा, बड़ा और वास्तविक। छठे वाले का बनेगा सीधा और बड़ा और आभासी, ठीक है। तो हमने इतना जान लिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये पूरा निपटारा हो चुका है अवतल दर्पण द्वारा, मतलब कहाँ वस्तु रखें, कहाँ प्रतिबिंब बनने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा था, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा था अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा प्रतिबिंब से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होती है। अभी हमने बताया, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच रखी जाए वस्तु तो उसका आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की स्थिति होती है, कैसी होती है। तो जो क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट लग रहा है, आभासी कह रहा है और कैसी कह रहा है, वास्तविक, बड़ा और प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की स्थिति पर रखते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होने वाला है। इसका जवाब, पहला क्वेश्चन कह रहा है वक्रता केंद्र C पर, दूसरा कह रहा है वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस के बीच, और तीसरा दर्पण के ध्रुव पर, और चौथा क्या ऑप्शन कह रहा है दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस के बीच। तो इसका भी जवाब कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होती है। अब कह रहा कैसा, वस्तु के बराबर और वास्तविक और उल्टा। तो पहला ऑप्शन दिया है फोकस पर, दूसरा दिया है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, और तीसरा दिया वक्रता केंद्र के बीच और वक्रता केंद्र से आगे। तो किस जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा जो अभी मैंने फोटो दिखाई थी, एक बार आप दोबारा देख लेना। इसका जवाब मैं बता दे रहा हूँ, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से फेंक के मारो, नहीं पता है तो सीख लेते हैं क्या जा रहा है, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वक्रता केंद्र C पर रखी होगी वस्तु, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। क्या कह रहा है, वो वस्तु से बड़ा हो, आभासी हो, प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होगा। अभी देखा था हमने कौन सी कंडीशन थी, सारी कंडीशन अवतल दर्पण पर आ रही थी। तो जवाब को हो जाएगा दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण इसका जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अगर क्लास में मज़ा आ रहा हो तो जल्दी से दिल फिल भेज दिया करो, जिससे हम भी मोटिवेट हो जाएं, ठीक है। और बीच में तुम्हारी व्यवस्था है मनोरंजन के लिए, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्लास लेंगे, बिल्कुल बोर होने की आवश्यकता नहीं है, मनोरंजन आराम से लेंगे, टेंशन फ्री होगी क्लास, ठीक है। बीच में व्यवस्था अवेलेबल है जिससे आपका टाइम पास हो सके। टाइम पास तो नहीं करना है, पढ़ना है, ठीक है। एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी। कैसा कह रहा है, वास्तविक कह रहा है, उल्टा कह रहा है, और कैसा कह रहा है, वस्तु से छोटा कह रहा है। तो वास्तविक, उल्टा, छोटा कब बनता है, जरा बताइए जरा। तुम्हें याद होगा, अभी फोटो दिखाई थी हमने, पहला ही था अनंत पर वस्तु रख रहे तो उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा था, मुख्य फोकस पर बन रहा था। और जो कैसा था, वास्तविक, उल्टा और छोटा था। ऊपर वाले दो कैसे थे, वास्तविक, उल्टे और छोटे थे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन थी वक्रता केंद्र अनंत के बीच रखते थे, उसका बनता था वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच, उसका भी बन रहा था वास्तविक, उल्टा और छोटा। कोई दिक्कत। तो इसका जवाब बता दो जरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा छठे का डी, ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दिया हमने, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसका साइज होता है वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन यानी कि परावर्तन के जो नियम होते हैं वो कौन से दर्पण के लिए सत्य होते हैं। क्या केवल अवतल दर्पण होता है, क्या केवल उत्तल दर्पण होता है, क्या समतल होता है, क्या इन ऑल ऑफ दी होता है, मतलब उपरोक्त सभी होता है। तो जल्दी से फेंक के मारो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में।
अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में फेंक के मार दो, अगर नहीं बताया तो फिर सीख लो, जल्दी से बताओ। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होने वाला है। परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। परावर्तन के नियम सभी दर्पण पर सत्य होते हैं। सभी का मतलब अवतल भी हो जाएगा, यहाँ पर उत्तल भी हो जाएगा और समतल भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी जो है इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, साथ में ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। एक प्रकाश किरण है जे बना दिया हमने अवतल दर्पण, ठीक है। एक प्रकाश किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर होते हुए आपतित होती है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है? ठीक है, आपतित होती है जो हो गया परावर्तन कोण, नीचे आपतन कोण जो हो गया नीचे वाला परावर्तन कोण। ठीक है, तो ये कह रहा है वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है और परावर्तन कोण का मान क्या है? परावर्तन कोण पूछ रहा है, यानी कि देखो यहाँ पर क्या होता है, आई जो होता है वो आपतन कोण होता है, आर क्या होता है परावर्तन कोण होता है। तो आर का मान कह रहा है। अब हमने बढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर जो आपतन कोण होगा वही परावर्तन कोण होने वाला है। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा सी, सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 डिग्री इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 8वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करें किसी गोली दर्पण तथा पतले लेंस गोली लेंस की फोकस दूरियां क्रम से दी है -25 सेंटीमीटर। अब तुमको पता होना चाहिए जब फोकस दूरी किस पे दी है, माइनस में दी है, तो फोकस दूरी एफ का मान दिया -25 सेंटीमीटर। जब फोकस दूरी ऋणात्मक दी होती तो अवतल से संबंधित होती है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। अगर पॉजिटिव दी है तो उत्तल होगा और नेगेटिव दी है तो अवतल होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं जब फोकस दूरी माइनस में दी है तो दर्पण और लेंस पूछ रहा है। दर्पण कौन सा होगा, लेंस कैसा होगा, दोनों ही अवतल होने वाले हैं, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो इसका जवाब देखो, दोनों अवतल, तो इसका जवाब पहला ही एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों उत्तल तो होने वाले नहीं है। अवतल दर्पण कह रहा है, उत्तल लेंस कह रहा है, लेंस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 9वीं का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों ही अवतल हो जाएंगे। जब फोकस दूरी ऋणात्मक दी होती है तो लेंस भी अवतल होता है और दर्पण भी कैसा होता है, अवतल होता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों फोकस दूरी, अरे जो भी क्वेश्चन आ गया है फिर अब क्या, सिर्फ फोकस दूरी चेंज कर दी। वहाँ थी 25 सेंटीमीटर, यहाँ कितनी -15 सेंटीमीटर, 25 और 15 का डिफरेंस है ओनली। वहाँ 25 था, यहाँ 15 था। तो जिसका भी जवाब क्या हो जाएगा, दोनों अवतल ही हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सेम रिपीट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हों, यानी कि कोई दर्पण है, आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो समाप्त दर्पण है। तो बताइए कौन सा दर्पण हो जाएगा? क्या केवल समतल होगा, क्या केवल अवतल होगा, क्या केवल उत्तल होगा, या तो समतल या अथवा अवतल, यानी कि समतल भी हो सकता है या तो उत्तल भी हो सकता है। तो जवाब बताइए। इसमें केवल लगा है, केवल समतल तो नहीं होगा, समतल के साथ उत्तल भी होगा यहाँ पर। क्योंकि देखो समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण मान लिया हमने, जे समतल दर्पण, अगर आप यहाँ खड़े हैं और आपका इमेज यहाँ बन रहा है, तो कहने का मतलब जितनी दूरी पर आप खड़े होते हैं उतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है, और जैसी वस्तु रखते हैं वैसा ही प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण के सामने अगर हम कोई वस्तु रखते हैं तो जैसी वस्तु रखेंगे, जितने अगर स्क्वायर के आकार की है तो वस्तु भी स्क्वायर के आकार ही हमें दिखाई देगी, मतलब उसकी इमेज बनेगी स्क्वायर के आकार। ये नहीं हमने रख दिया स्क्वायर, वहाँ बन गई रेक्टेंगल, नहीं, जैसा रखेंगे वस्तु का आकार भी बराबर होता है और जितनी दूरी पर रखते हैं वस्तु की दूरी भी बराबर होती है। और यही कंडीशन बिल्कुल सेम उत्तल दर्पण में भी होती है। ठीक है, तो दर्पण की बात करते हैं तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण हो सकता है। ठीक है, इसमें केवल लगा तो केवल वाला गलत हो जाएगा, या तो समतल होगा या तो उत्तल हो जाएगा। तो 11वें का ऑप्शन नंबर क्या, डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? देखो क्या होता है, डिक्शनरी में जो मीनिंग दी होती है, अक्षर दिए होते हैं, उसमें क्या होता है, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे लिखा होता है।
अब छोटे छोटे हम तो वैसे नहीं देख पाएंगे, तो कह रहा कौन सा लेंस, अब लेंस का प्रयोग करेंगे, चश्मे का प्रयोग करेंगे हम, तो कौन से प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का उत्तल लेंस। पहले तो ये बताइए। अब देखो छोटे अक्षर को क्या हम छोटा ही देख के लिखेंगे, छोटा देख के पढ़ेंगे, छोटे अक्षर को बड़ा देखेंगे ना, तो बड़े के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल का अवतल का, जल्दी से बताओ। अगर छोटे अक्षर को हम बड़ा देखकर पढ़ रहे हैं, मतलब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका, उत्तल लेंस का। और बड़े फिर छोटा देखेंगे, कोई चीज़ बड़ी है उसको छोटा देखेंगे लेंस के माध्यम से, तो अवतल का प्रयोग करते हैं। और छोटी चीज़ को बड़ा करके पढ़ना वो उत्तल लेंस के माध्यम से होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो उत्तल लेंस से दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, उत्तल लेंस एक जे वाला दिया है, उत्तल लेंस जे वाला। अवतल वाला तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो जाएगा। अवतल क्या करते हैं, जब बड़ा अक्षर हमें वो छोटा अक्षर पढ़ना हो, तो हमें छोटे से बड़ा देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अवतल वाला तो हम गलत कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, एक 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। देखो फोकस दूरी और लेंस की क्षमता, यानी कि कौन सी लेंस की क्षमता का प्रयोग करें, तो तुम्हें पता होगा P बराबर फॉर्मूला आता है 1/f, यानी कि P यहाँ पर क्या, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, F के यहाँ पर फोकस दूरी। अगर फोकस दूरी का निकालना चाहें तो P बराबर 1/f हो जाएगा। फोकस दूरी जो लेंस की क्षमता P के कैसी है, व्युत्क्रम है, यानी कि जितना फोकस दूरी, अगर फोकस दूरी कम होगी तो क्षमता कैसी होगी, अधिक होगी। अगर क्षमता अधिक है तो फोकस दूरी कम होने वाली, एक दूसरे कैसे अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी में लिखा है वो चश्मे का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का करेंगे, तो कन्फर्म है ही। अब बात करते हैं 50 सेंटीमीटर वाला करेंगे, 50 सेंटीमीटर, देखो फोकस दूरी कम होगी तो बिल्कुल हमें सही से दिखाई देगा, और ज़्यादा होगी तो लेंस की क्षमता कम हो जाएगी। फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता अधिक होने वाली है, लेंस की क्षमता अधिक होगी तभी हम स्पष्ट देख पाएंगे, तो फोकस दूरी हमें कम रखनी पड़ेगी। तो फोकस दूरी कम किस में है, 5 सेंटीमीटर में, 50 में, तो 5 सेंटीमीटर वाला हमारा जवाब कम हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। अगर फोकस दूरी कम है तो लेंस की क्षमता अधिक होगी, जिससे हम क्या स्पष्ट देख पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ जे नीचे वाला नहीं, जे अवतल वाला है, उत्तल वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 भी देख लेते हैं। हाँ 13 कह रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अवलंब से दूर हट जाती है तो वह, देखो दो कंडीशन होती हैं, अभी ऑप्शन देखो छोड़ो, दो कंडीशन होती हैं, जो होती है आपतित किरण जो हमने डाली है, नीचे होती है जो अपवर्तित किरण, जे अविलंब है पूरा, जे क्या है, अविलंब है, जे परावर्तक तल होता है, जे आपतित किरण, जे क्या है, परावर्तित किरण, अब वो अपवर्तित किरण, जे भी एक कंडीशन होती है। देखो एक होगी अविलंब की ओर झुक जाती है, एक होती है अविलंब से दूर हट जाती है। देखो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इधर देखो सघन माध्यम है, इधर विरल माध्यम है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाती है, जो अविलंब है अविलंब से दूर भाग रही है, ठीक है। इधर क्या होता है, विरल है और नीचे क्या है, सघन है। जब विरल माध्यम सघन माध्यम आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो सवाल क्या कह रहा है, दूर हटने वाली कंडीशन किस में आएगी, इसमें आएगी, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। पास कब आएगी, जब विरल से सघन में जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी है हमें, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। पहले देखो हमें यहाँ पर दिया है एफ बराबर दिया है, लेंस कौन सा उत्तल, तो फोकस दूरी लेंगे पॉजिटिव, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, और वस्तु तक तो दूरी यानी कि यू का मान हमेशा लेते हैं ऋणात्मक है हम, ठीक है। तो यू का मान हमें दिया, वस्तु की दूरी होती है यू और प्रतिबिंब तक की दूरी होती है वी, ठीक है। तो पहले प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं कितना है, ठीक है। तो v का मान हमें निकालना पड़ेगा। देखो हम जानते हैं कि दर्पण लेंस है, तो लेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u होता है, ठीक है। तो 1/f का मतलब कितना है, 15 है यहाँ पर, 1/b का मान हमें निकालना है। देखो माइनस ऑलरेडी लगा है और माइनस में वैल्यू है माइनस के 30, तो माइनस माइनस डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब जो 1/30 प्लस के हैं, उधर फेंक तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 1/15 यहाँ पर ऑलरेडी प्लस के हैं इधर, और 1/-30 इधर आ गए, और 1/v। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 एकन 30 हो जाएगा, 15 एकन 15 हो जाएगा, तो 30
माइनस के 15 अपॉन क्या 15 इंटू 30 क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो 1/b। ऊपर बचेगा 15 और नीचे क्या बचेगा 15 इंटू 30 और 1/b बराबर में चल रहा है। ठीक है, तो 15 से 15 कैंसिल, जो b का मान निकलेगा वो क्या निकलने वाला है यहाँ पर, b का मान निकलेगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसका जवाब क्या होने वाला है। देखो 15 सेंटीमीटर b का मान तो नहीं निकला ना 15, तो जे सी और जे सी तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर जे भी गलत है, ऑप्शन नंबर जे भी गलत है। अब कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है 30 सेंटीमीटर की वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का होगा कि 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का होगा। तो इसका जवाब क्या होने वाला है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी इस हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि वस्तु की ओर नहीं बनेगा, वस्तु की दूसरी ओर इसका प्रतिबिंब बनने वाला है। ठीक है, तो 14वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो पहला है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर का अवतल लेंस, 20 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर का अवतल लेंस। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने वाला है, छोटे को बड़े में पढ़ेंगे तो क्या करेंगे हम, अब छोटे को बड़े अक्षरों में कन्वर्ट करके पढ़ना है तो किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। अभी सवाल जो आया था बिल्कुल वैसा ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 के जैसे डिक्शनरी वाला भी सवाल हमने देखा था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो छोटे को बड़े में कन्वर्ट करके उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। फोकस दूरी जितनी कम होगी उतनी लेंस क्षमता अधिक होने वाली है। तो इसका जवाब आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 10 सेंटीमीटर, बी सी डी कौन सा जवाब हो जाएगा। देखो अवतल वाले तो आंखें बंद करके बंद कर दो, काट दो, ये तो होने वाले नहीं है। फोकस दूरी किसकी कम है, पहले वाली कम है, तो फोकस दूरी इसका जवाब पहला हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करने वाले हम। ठीक है, तो 15 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। अब बताओ प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होती है, जल में या कांच में या हीरे में या निर्वात यानी कि वैक्यूम में। तो पहला, प्रकाश की चाल किस में अधिकतम होती है, कि जल में तेज चल पाओगे तुम, प्रकाश की चाल कैसी होगी, प्रकाश की चाल कम होने वाली है जल में, कांच में भी कम होगी, हीरे में भी कम होगी, निर्वात में सबसे अधिक होती है, तो निर्वात इसमें हो जाएगी। अब निर्वात में चाल अधिक तो होती है लेकिन कितनी होती है वो भी जरा बता दो। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल किसमें अधिक होती है, निर्वात में, और होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी चाल होती है। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वक्रता त्रिज्या का मात्रक बताइए। वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं कैपिटल आर से, तो इसका मात्रक जो होने वाला क्या, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है और क्या होता है, मिलीमीटर भी इसका जवाब होता है। तो वक्रता किस में भी दे सकते हैं, चाहे मिलीमीटर में दे दे, चाहे सेंटीमीटर में दे दे, चाहे मीटर में दे दे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी इसके मात्रक होते हैं वक्रता त्रिज्या के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। अब बताओ उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। उत्तल दर्पण आया है, उत्तल दर्पण से देख लो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कब बनना। अब देख लो, अभी उत्तल दर्पण आया था हमने पूरा बता दिया था, मतलब 6 स्टेप होती हैं, जिस हिसाब से वस्तु रखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है। अब आया उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का भी पूरा निपटारा हम कर देते हैं। ठीक है, चलो इमेज दिखा रहा हूँ, इमेज देखना आप लोग, ये वाली देख लो। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें 2 कंडीशन होती हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। और जब वस्तु देखो कैसा बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है और आभासी बनता है। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका दर्पण के पीछे बनता है, सीधा, छोटा, आभासी बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पर सवाल कह रहा है दर्पण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन कह रहा है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, और तीसरा कह रहा है कहीं भी बन सकता है। ठीक है, कहीं भी बन सकता है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो पहला तो होने वाला नहीं है, वक्रता केंद्र का जिक्र ही नहीं हुआ है, और कहीं भी तो नहीं बनेगा। ध्रुव
और तथा मुख्य फोकस के बीच बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होएगा, सदैव बनता है। तो दर्पण के ध्रुव यानी कि पी और मुख्य फोकस के बीच बनता है। ठीक है, तो 18वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां। एक गोले दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो ध्रुव से फोकस दूरी ज्ञात करनी है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव यानी कि वक्रता केंद्र हमें दी है 20 सेंटीमीटर, दूरी कितनी दी है 20 सेंटीमीटर। तो एफ का मान हमें बताना पड़ेगा, स्मॉल एफ यानी कि फोकस दूरी। तो हमें फार्मूला पता है, स्मॉल एफ बराबर होता है r/2। ठीक है, तो फोकस दूरी निकालने के लिए आर का मान कहाँ पर कितना दिया 20/2, तो कितना निकलेगा, एफ का मान निकलेगा 10 सेंटीमीटर। और ये भी होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, आधी होती है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एफ का मान कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो इसका जवाब बताओ कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। पहला कह रहा है वक्रता केंद्र यानी कि सी पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, अनंत पर बनेगा या ध्रुव पर बनेगा। तो बताइए अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, तो जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनेगा, दर्पण के पीछे पी तथा एफ के बीच रखी हो तब इसके दर्पण के पीछे बनता है। ध्रुव वाली कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, तो कह रहा है फोकस पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर इसका जवाब बन जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ 20 ही क्वेश्चन लिए हैं। अगला एपिसोड जब आएगा तो अगले एपिसोड में हम लेंगे कितने, फिर भी 20 सवाल लेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन जो चैप्टर था उसके हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम सिर्फ चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, चारों चैप्टर के एमसी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब टेंशन नहीं लेंगे बिल्कुल भी, और बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके 20 नंबर हैं उसका भी हमने निचोड़ निकाल दिया है, समाधान निकाल दिया है। तो आज से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज फिजिक्स की आ गई तो कल आपकी हिंदी की आने वाली है। ठीक है, बिल्कुल शाम 7 बजे मोबाइल लेके बैठ जाया करें और 30 से 35 मिनट लगेंगे, फिर इससे ज़्यादा नहीं टाइम देंगे, आपका वेस्ट करेंगे। ठीक है, और 12 जनवरी को आपकी एक और शानदार क्लास आने वाली है जिसमें क्या होने वाला है, पूरी फिजिक्स का निपटारा होने वाला है। उसमें क्या होने वाला है, उसमें क्या क्या करने वाले हैं हम वो भी देख लो। उसमें एमसी क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वो एमसी क्वेश्चन लेने वाले हैं। वो एक क्लास रामबाण साबित होने वाली है। न्यूमेरिकल भी लेने वाले हैं, थ्योरी भी लेने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं, और डेरिवेशन जितना भी फिजिक्स में होगा जैसा पेपर में आने वाला है बिल्कुल वैसा लेने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिजिक्स में तो वो क्लास देख लेना, नैया पार हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। और हिंदी क्लास के लिए आप लोग कल तैयार रहें। नाम है लक्ष्य सीरीज़, तो आपको लक्ष्य तक पहुंचा कर ही छोड़ेंगे। ये एपिसोड 15 से 20 एपिसोड आने वाले हैं, इसमें आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 20 दिन हमें दीजिए आप अपने, और 20 दिन के बाद देखना कि तैयारी कैसी हो रही है आपकी दमदार। और भी सब्जेक्ट हैं वो भी स्टार्ट होंगे। अभी फ़िलहाल हिंदी और फिजिक्स का हमने एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, 12 तारीख को एक बेहतरीन क्लास आने वाली है। पहले ऑफलाइन होगी, उसके बाद ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी। तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें और 24 फरवरी को मद्दे नहीं रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ। जो इतिहास से कभी परिचित नहीं होते, जो संघर्ष से परिचित नहीं होते हैं, जो संघर्ष से परिचित नहीं होते हैं, याद रखना इतिहास गवाह वो कभी चर्चित नहीं होते। तो संघर्ष हमें करना है तभी हम चर्चित होने वाले हैं। तो हमें संघर्ष से नहीं घबराना है, जितनी मेहनत कर पाएंगे हम करेंगे। हम भी अपना 100% दे रहे हैं, तुम भी अपना 100% दो और मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। फिजिक्स का सुपड़ा साफ करते हैं, पेपर में तबाही मचाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हम भी अपना 100% दे रहे हैं, तुम भी अपना 100% दो। और याद रखना जो संघर्ष से परिचित नहीं होते वो कभी चर्चित नहीं होते। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, सी यू अगेन।